हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चैप्टर नंबर 1 है उसका कोल्ड वॉर एंड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसकी हम पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 2 की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में जो भी टॉपिक्स बच गए थे हमारे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर आज का पहला टॉपिक है। एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर का बहुत सिंपल है। इट मींस द एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड बिटवीन द अलाइंड सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस द सर्टेन लिमिट्स। It is a situation of tensed politics atmosphere, but without actual war. It was actually seen in the form of a show of dominance, one ideology over another. बहुत सिंपल सी चीज़ है। एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर का मतलब वो सारे एरियाज, वो सारे प्लेसेस जहाँ पर दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने थी। लड़ाई के पूरे चांसेस थे। टेंस्ड पॉलिटिक्स एटमॉस्फेयर मतलब राजनीति और माहौल बहुत गर्म था, लेकिन एक्चुअल वॉर नहीं हुई। लड़ाई हुई भी तो कुछ लिमिट्स तक रुकी रही, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसको ऐसे भी देखा गया जब एक पावर अपने आप को या अपनी आइडियोलॉजी को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती है दूसरी सुपर पावर के ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल होगा हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर यही हुआ था, दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने थी और लड़ाई होते होते बची थी। इसको हम बोलेंगे एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है कि 1960s और 70s के टाइम पे दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में कुछ समझौते हुए, कुछ ट्रीटीज हुई। वो ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिहाज से, आपसे पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। LTBT लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, अगली है नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इसके अलावा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं जो कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में साइन हुई। और इसको साइन करने का बहुत सिंपल सा पर्पस था कि दोनों सुपर पावर्स को न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर लगाम लगाना और लड़ाई के अंदर दोनों सुपर पावर्स की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज थी, 1 मार्क्स के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं अगले मेन टॉपिक की। तो हमारा मेन टॉपिक है चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। तो चैलेंज टू बाइपोलैरिटी हमने पढ़ा था नाम के बारे में, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नाम का। तो समझते हैं सबसे पहले नाम है क्या। नाम, इसकी फुल फॉर्म नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और इसकी शुरुआत बात करें तो बैंडिंग कॉन्फ्रेंस 1956 के अंदर हुई, जिसके अंदर एक इसकी जड़ें, इसकी रूट्स निकल के आई कि एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो दोनों सुपर पावर्स से अलग हो और दोनों सुपर पावर्स को चैलेंज कर सके। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा पर्पस था, नाम को बनाने का जो मोटिव था बहुत सिंपल सा था। इट प्रोवाइडेड अ थर्ड ऑप्शन to the newly decolonized countries that is not to join either of the alliance। नाम को बनाने का बहुत सिंपल सा पर्पस था कि जितने भी नए नए देश दुनिया के अंदर आज़ाद हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के ऐसे देश थे जो कि न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज थे, मतलब नए नए देश आज़ाद हुए थे। तो उनको एक तीसरा रास्ता प्रोवाइड करना कि आप दोनों सुपर पावर से अलग होकर अपना तीसरा ग्रुप बना सकते हैं, जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब बात करते हैं इनके फाउंडर्स की। तो उसके फाउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछे गए बोर्ड एग्जाम्स में। तो 3 इंपॉर्टेंट फाउंडर हैं इनके। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, जोसेफ ब्रूस टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया एंड गमल अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम की। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स पे इस पे क्वेश्चन आता था, लेकिन अब क्योंकि MCQ बेस्ड या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको चारों ऑब्जेक्टिव्स इसके पता होने चाहिए। एग्जाम में बहुत सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको 4 पॉइंट दे देंगे एग्जाम के अंदर और आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा एक पॉइंट ऐसा है जो नाम का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपको बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्लीमेंट द सोशल इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज। जितने भी नए नए देश आज़ाद हुए हैं उन सबका सामाजिक और आर्थिक विकास करना, क्योंकि अब तक उनके ऊपर किसी न किसी देश का राज था। तो जैसे उनको आज़ादी मिली तो उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना ये सबसे पहली प्रायोरिटी थी। दूसरी बात करें टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड मेंटेन इट। तो दूसरा भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया के अंदर विश्व शांति बनाए रखना। और ऐसे टाइम पर जहाँ पर कोल्ड वॉर का माहौल था, दोनों सुपर पावर्स जो है
लड़ाई के माहौल में थी पूरी तरीके से। तो ऐसे टेंस पॉलिटिक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, नाम का ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया के अंदर शांति बनाए रखना और दुनिया के अंदर उसको प्रमोट करना। तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें टू ड्राफ्ट सच पॉलिसीज विच स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंस ऑफ द नाम कंट्रीज। जितने भी देश आज़ाद हुए थे ऐसी पॉलिसीज उनके अंदर लेकर आना जिससे कि उनकी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी दोनों बहुत मजबूत हो, मतलब कोई भी सुपर पावर्स दोबारा से उनके ऊपर राज करने के बारे में ना सोचे। तो उनकी इंडिपेंडेंस को मजबूत करने के लिए पॉलिसीज को लेके आना, ये इसका तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अब बात करते हैं इसका चौथे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की। तो चौथा और आखिरी ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रिवेंट द मेंबर कंट्रीज फ्रॉम ज्वाइनिंग द पावर ब्लॉक्स। दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के को जो दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर्स थी और उनके जो मिलिट्री ब्लॉक्स थे उनसे अपनी मेंबर कंट्रीज को जुड़ने से रोकना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हो गए नाम के दोस्तों। और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं नाम के बारे में जो 1 मार्क्स में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले आज के टाइम पे करीब 120 से भी ज्यादा देश है नाम के अंदर, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट मीटिंग जो थी नाम का, जो फर्स्ट ऑफिशियल समिट था वो 1961 के अंदर हुआ बेलग्रेड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क्स के हिसाब से पता होना चाहिए। आगे बात करें इसकी लेटेस्ट मीटिंग कब हुई, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है 1 मार्क्स में। तो उसकी लेटेस्ट मीटिंग जो कि 18th समिट था अजरबैजान बाकू, एक जगह है अजरबैजान के अंदर, 2019 के अंदर ये मीटिंग हुई। तो ये टॉपिक था हमारा पूरा नाम का। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो हमारा अगला टॉपिक है न्यू, इसकी फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसकी बात करें तो न्यू एक प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर इस चीज की बात की गई कि जितनी भी एलडीसीज हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उनकी गरीबी, उनकी जो पॉवर्टी है उसको रिमूव किया जाना चाहिए और उनको मौके मिलने चाहिए कि वो भी अपने आप को डेवलप कर सके। तो इसी के तहत यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई। तो 1972 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, इसका नाम था यूनाइटेड, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसकी एक रिपोर्ट निकल कर आई 1972 के अंदर जिसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बात करते हैं उन चारों पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट था उसका, ऑल द एलडीसीज हैव द टोटल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। कि जितने भी गरीब देश हैं उन सभी के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं अब तक उनके प्राकृतिक संसाधन को डेवलप कंट्रीज एक्सप्लॉइट करती हुई आ रही थी। तो उस चीज को रोकते हुए एलडीसीज को पूरा कंट्रोल देना उनके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है द एलडीसीज कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स देयरफॉर मेक द ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअर कंट्रीज। मतलब एलडीसीज को पूरे मौके मिलने चाहिए कि वो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके, जिससे कि जितने भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनके ट्रेड को भी फायदा मिल सके। तो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। तो जितने भी एलडीसीज हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, गरीब देश हैं, उनके पास अपनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है, वो टेक्नोलॉजी के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और जिसके जवाब में वेस्टर्न कंट्रीज बहुत महंगे रेट पर उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। तो इस रिपोर्ट के अंदर तीसरा पॉइंट ये भी था कि जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा दिया जाता है उनकी कीमतों को कम किया जाना चाहिए। और बात करते हैं चौथे पॉइंट को, तो प्रोवाइड द एलडीसीज विद द ग्रेटर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। मतलब जितने भी गरीब देश हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो आर्थिक संगठन है, इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर गरीब देशों को भी पूरी तरीके से उनके रोल को इंपॉर्टेंस देना ताकि वो भी अपने आप को डेवलप कर सके। तो ये 4 पॉइंट्स थे यूनाइटेड की रिपोर्ट में 1972 के अंदर आई। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरा चैप्टर था कोल्ड वॉर एंड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको चैप्टर समझ आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।